बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री जमात 9th चैप्टर नंबर 2। बेटा लेसन शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल ऑप्शन के बटन को प्रेस करें। तो आइए आज हम अपना लेसन शुरू करते हैं। आज के लेसन में जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है उसमें नंबर 1 है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इससे पहले हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पढ़ चुके हैं। फिर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन, फिर उसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसके रिजल्ट और डिफेक्ट्स। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉम्सन ने की थी। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन गॉल्डस्टीन ने की थी। अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो है ये जेम्स चैडविक है, ये कर रहा है। अब बेटा ये क्यों ज़रूरत पड़ी कि कोई और पार्टिकल डिस्कवर करें? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हो चुके थे। उसके बाद फिर ये पता चलाया गया कि जो एटॉमिक मैस है, एटॉमिक मैस इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द टोटल मैस ऑफ द एटम। फ़र्ज़ करें ना कि ये हमारे पास एक खाली बर्तन है, इसके अंदर प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन है। हमने इसका मैस मालूम कर लिया, हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मैस आ गया, प्रोटॉन का मैस आ गया। अब हमने उसको जमा किया। जमा करने के बाद उसका मैस इस पूरे एटम के बराबर होना चाहिए था ना, लेकिन पता ये चला कि ये टोटल मैस जो है ये एटम से ग्रेटर है। द टोटल मैस ऑफ एन एटम इज़ ग्रेटर दैन द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इससे पता चला कि देयर इज़ समथिंग अदर पार्टिकल इन द एटम। इससे पता चला कि एटम के अंदर कोई और चीज़ भी है, जिसकी वजह से एटम का मास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के टोटल मास से ज़्यादा है। ये बात क्लियर हो रही है ना? यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम वेट करते हैं, उनका मैस सम करते हैं, जमा करते हैं। वो मैस एटम के मैस के बराबर होना चाहिए, लेकिन एटॉमिक मैस उससे ज़्यादा निकला। इट मीन देयर इज़ समथिंग अदर इन द एटम विच इंक्रीज द वेट ऑफ एटम। तो जेम्स चैडविक 1932 में उसने क्या किया कि एटम को तोड़ कर देखा। एक एटम है, उसको ऊपर उसने बेरिलियम के पार्टिकल बम्बार्ड किए, गिराए, रेज गिराई बेरिलियम की। बेरिलियम इज एटम, इट एमिट्स रेज। उसकी रेज इस एटम को ऊपर गिराई तो उसने ये देखा कि इससे एक बहुत ही पेनिट्रेटिंग पार्टिकल, बहुत तेज़, बहुत बारीक पार्टिकल निकला है एटम के अंदर से। उसको उसने न्यूट्रॉन का नाम दिया। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर किया? ही बम्बार्डेड द एटम विद बेरिलियम रेज एंड ही नोटिस दैट एन another particle which is very penetrating is seen, is produced. This particle was named neutron. इस थर्ड पार्टिकल को न्यूट्रॉन का नाम दिया गया क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमें पहले पता था। उसने कहा ये नई चीज़ है, ये न्यूट्रॉन है। इसकी वजह से एटम का टोटल मैस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के टोटल मैस से ज़्यादा हो रहा है। तो इसकी इक्वेशन देखें ज़रा, पेज नंबर 30। बेरिलियम प्लस हीलियम इट विल गिव कार्बन प्लस एन न्यूट्रॉन। जब इसको मिलाया गया, इसका जो स्टेटमेंट है ना ऊपर लिखी हुई है, इन 1932 चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन व्हेन ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन ए बेरिलियम टारगेट। अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम पर गिराया। ही ऑब्जर्व दैट हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर प्रोड्यूस्ड। दीज रेडिएशंस वर कॉल्ड न्यूट्रॉन। बेरिलियम पार्टिकल पर क्या गिराया जी? अल्फा पार्टिकल। और जब बेरिलियम का एटम टूटा तो उससे न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गए।
बाकी इसके बाद तजर्बात किए कि हर एटम के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं। तो बेटा ये इस तरह था ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। फिर आगे उसने इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। नंबर 2, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है कि अंदर एंटर होने की सलाहियत रखना। फॉर एग्जांपल ये आपके पास बोर्ड नज़र आ रहा है, ये बोर्ड आपके पास है। अगर ये फोम का बोर्ड बनाओ, फोम का, तो ये मैं मार कर इसके ऊपर ऐसे फेंकूँगा तो इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा। और अगर मैं बारीक सुई वो ज़ोर से फेंकूँगा तो वो ज़्यादा पेनिट्रेट करेगी। पेनिट्रेट का मतलब क्लियर कर लें, अंदर एंटर होने की सलाहियत रखना। कील जो ना, कील लोहे का, वो लोहे का कील होता है, वो लकड़ी पे लगाते हैं, वो पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेट मीन्स टू एंटर इनटू सम ऑब्जेक्ट। ये हम सुई टीका लगाते हैं, वो जो सुई है वो हमारे जिस्म में पेनिट्रेट करती है, ऊपर नहीं रहती, वो अंदर एंटर हो जाती है। तो जितनी बारीक सुई होगी उतनी ज़्यादा जल्दी पेनिट्रेट करेगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों को आप किसी सरफेस से गिराएं तो सबसे ज़्यादा अंदर तक जो एंटर होगा वो न्यूट्रॉन होगा। तो न्यूट्रॉन इज़ अ हाईली पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेटिंग का मतलब समझ आ गया। नेक्स्ट है जी, मैस ऑफ दीज पार्टिकल्स वाज नियरली इक्वल टू दी मैस ऑफ प्रोटॉन। इनका जो मैस है वो तकरीबन प्रोटॉन के मैस के इक्वल होता है। तो ये था जी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इसके बाद हम चलते हैं जी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। रदरफोर्ड ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट टू डिस्कवर न्यूक्लियस। अब बेटा रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर किया, उसके एक्सपेरिमेंट के जो हालात हैं वो क्या हैं, उसने उस एक्सपेरिमेंट से क्या रिज़ल्ट निकाला, उसमें क्या ड्रॉबैक्स थे, वो हम डिस्कस करने लगे हैं। एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसने एक गोल्ड फॉइल, गोल्ड ये लफ्ज़ है फॉइल, FOIL, फाइल नहीं है ये, गोल्ड फाइल मीन सोने का वर्क। चांदी के वर्क हमने देखे हैं, खीर के ऊपर होते हैं ना चांदी के वर्क, बर्फ़ी के ऊपर लगे होते हैं। तो इसने गोल्ड फॉइल लिया, सोने का वर्क लिया, बहुत ही बारीक, जिसकी थिकनेस जो है ना वो मैंने यहाँ लिखी है 0.00004 सेंटीमीटर। जब आप इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ही बारीक होगा ये। उसने एक गोल्ड फॉइल लिया जिसकी थिकनेस ये थी, ये डायग्राम में देखें आप, ये जो है ये एटम उसने दिखाए हैं, कि दरमियान में न्यूक्लियस दिखाया है। ये सोने का बेटा एक वर्क है, इस पर उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स गिराए। अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम से निकलते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल को ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फ़ा शुआएं गिराई इसने, और यहाँ से वो गिरा रहा है और इससे पीछे फ़र्क करेंगे, ये है ना, ये सोने का वर्क है, इसके पीछे एक स्क्रीन रखी हुई है, फोटोग्राफिक प्लेट है, और वो अल्फ़ा पार्टिकल इसमें से आते हैं और पीछे एक स्पॉट बन जाते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक स्पॉट नज़र आता है। जिस तरह आज से चंद साल पहले कैमरे के अंदर हम एक फ़िल्म डालते थे, रील जिसे कहते हैं ना, उस वो फोटोग्राफिक प्लेट है, उसके ऊपर हमारा इमेज बनता था, फिर हम उसकी हार्ड कॉपी निकलवाते थे। इसी तरह इसके ये गोल्ड फाइल है, इसके पीछे उसने फोटोग्राफिक प्लेट रखी और इसके ऊपर अल्फ़ा रेज गिनाई, अल्फ़ा पार्टिकल्स गिराए, और हर अल्फ़ा पार्टिकल जब इसमें से गुजरता था तो आगे जाके उसके ऊपर स्पॉट बन जाता था। अब इसने एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन ली, जो निशान दे के पीछे, वो क्या थे बेटा, इसने ये देखा कि अक्सर अल्फ़ा पार्टिकल इसमें से गुजर गए हैं, ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल इसमें से पास हो गए हैं, ओनली फ्यू
डिफ्लेक्ट, चंद पार्टिकल ने अपना रास्ता चेंज कर लिया, ज़्यादातर गुजर गए हैं और चंद पार्टिकल ने अपना रास्ता चेंज कर लिया। आप देख भी रहे हैं डायग्राम में। इस डायग्राम के अंदर जो मेरे पास बुक है, इसमें सिर्फ 2 पार्टिकल की डिफ्लेक्शन दिखाई हुई है, एक ऐसे ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है। आप भी बुक खोल के बैठे सामने, और एक तीसरा पार्टिकल वो रिपेल हो रहा है, वापस आ रहा है। 2 डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और तीसरा वापस आ रहा है। अब ये हमें पता है कि अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। वी नो डैट अल्फ़ा पार्टिकल्स हैव पॉजिटिव चार्ज। अब ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने क्या रिज़ल्ट निकाला? उसने ये निकाला रिज़ल्ट कि एटम का मोस्टली पार्ट खाली होता है। बेटा अगर हमारे घर में खिड़की लगी हुई है ना, उसमें वो ग्रिल हमने लगा दी है, ग्रिल लोहे की, जाली नहीं लगाई, ग्रिल लगा दी है, और हम पत्थर या कोई बॉल छोटा था ऐसे स्ट्राइक करते हैं तो बॉल उसमें से गुजर जाता है, और सिर्फ वो बॉल नहीं गुजरेगा जो उस रेलिंग के साथ, उस ग्रिल के साथ टकराएगा। अगर वो रेलिंग ना हो, दरवाज़ा खुला हो, तो सारे पार्टिकल गुजर जाएंगे। इसने रिज़ल्ट ये निकाला कि ज़्यादातर पार्टिकल गुजर जाते हैं। इट मीन्स मोस्ट ऑफ द एटम इज़ एम्प्टी। एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है। बेटा दरवाज़ा है ना, दरवाजे में से आप ऐसे पत्थर फेंक देंगे, दरवाज़ा खुला हो तो सारे पत्थर गुजर जाएंगे। अगर दरवाजे में रुकावट है, कोई ग्रिल लगी हुई है, तो वो पत्थर, वो बॉल जो ग्रिल से टकराएगा वो नहीं गुजरेगा। तो इससे भी यही देखा कि ये पार्टिकल ज़्यादातर गुजर गए हैं। एक पार्टिकल ये डिफ्लेक्ट हो गया है, एक ये डिफ्लेक्ट हो गया है, और एक ये वापस चला गया। अब उसने ये जो पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए हैं, जिन्होंने अपना रास्ता चेंज किया है और जो वापस मुड़ा है, इसकी वजह से उसने क्या रिजल्ट निकाले? डिफ्लेक्शन मीन देयर इज समथिंग हार्ड इन द एटम। पार्टिकल का रास्ता बदल लेना इस बात का सबूत है कि एटम के अंदर कोई हार्ड चीज़ मौजूद है, जिसके साथ वो पार्टिकल टकराया और उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया। आप देख रहे हैं ना, क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट जा रहा है, छिक्का लगाया है, चौका लगाया है खिलाड़ी ने, वो सीधा जा रहा है, रास्ते में उसको एक खिलाड़ी पकड़ने की कोशिश करता है, उसके घास के साथ पकड़ने से वो डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। इट इज़ डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन of alpha particle shows that there is something hard in the atom, जिसने उस पार्टिकल को आगे नहीं जाने दिया। रिफ्लेक्शन, बाउंस बैक of the rays shows that this hard particle has positive charge, sorry, negative charge। एक मिनट, हाँ ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। दिस हार्ड पार्टिकल हैज़ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है वो भी पॉजिटिव है और जो न्यूक्लियस के अंदर है वो भी पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव से टकराएगा तो रिपेल हो। रिपल्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ द पार्टिकल shows that the hard particle within the atom has positive charge। तो बेटा इस तरह उसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। डिस्कवर करने के बाद उसने कुछ अपने रिज़ल्ट दिखाए। वो जो रिज़ल्ट्स हैं वो पेज नंबर 32 पे हैं, जो मैंने अभी आपको डिस्कस कर दिए हैं। तो दोबारा इसकी रीडिंग कर लेते हैं। सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी। ज़्यादातर पार्टिकल गुजर गए हैं, इट मीन्स कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है। द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल प्रूव्ड दैट देयर इज a center of positive charge in an atom which is called nucleus. The complete rebounce of a few particles show that the nucleus is very dense and hard। किसी चीज़ से टकरा के वापस आ जाने का मतलब है कि जिस चीज़ से टकराई है वो बड़ी डेंस है, हार्ड है वो। अगर वो सॉफ्ट होती तो उसे डिफ्लेक्ट हो जाता था। Since a few particles were deflected, it shows that the size of the nucleus is very small as compared to the total volume of the atom।
सिर्फ चंद पार्टिकल बाउंस हुए हैं ना, डिफ्लेक्ट हुए हैं, तो इसका ज़्यादातर गुजर गए। इसका मतलब है कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है और उसका साइज़, न्यूक्लियस का साइज़ टोटल एटम के साइज़ के जैसे बहुत ही छोटा है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। छठा पॉइंट, एन एटम एज ए होल इज़ न्यूट्रल, देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये बातें हम पहले ही जानते हैं, ये वाली चीज़ें। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट लाई विद इन द न्यूक्लियस आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। ये नया लफ्ज़ है आपके लिए, पेपर में आ जाता है डिफाइन न्यूक्लियॉन्स, और बच्चे कहते हैं सर ये तो हमने पढ़े नहीं हुआ। न्यूक्लियॉन्स आर टू पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स ऑफ एन एटम विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल होते हैं ना, वो न्यूक्लियॉन्स हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियॉन्स के नाम बताएं, तो दो नाम है सिर्फ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो फिर इसको देख लें। इसके बाद हम देखते हैं डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड मॉडल। तो बेटा एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड हमने देख लिया है। इसके बाद हमने ये देखना है कि इसके अंदर क्या डिफेक्ट्स क्या थे, नकाइस क्या थे, जिसकी वजह से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को हमने छोड़ दिया। इसके बाद बोहर एटॉमिक मॉडल को पेश किया। रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर दो डिफेक्ट उसने बताए जी हमें। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी of radiation, electron being the charged particle should release or emit energy continuously and they should ultimately fall into the nucleus. रदरफोर्ड ने ऊपर हमें बताया अपने रिजल्ट्स में कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। रदरफोर्ड टोल्ड अस दैट इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस कंटिन्यूसली। अगर बेटा वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनको कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करनी चाहिए, और जो चीज़ रिवॉल्व करते हुए एनर्जी एमिट करेगा वो अल्टीमेटली न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। इससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट नहीं करते। फिर दूसरा पॉइंट वो बता रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करते हैं तो उन्हें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। लेकिन जब उनका स्पेक्ट्रम हम बनाते हैं वो तो लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं। तो बेटा ये एक स्पेक्ट्रम है ना, ये सीखने वाला टॉपिक है। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? ये आपने 8वीं 7वीं में पढ़ा होगा। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट व्हेन वी प्लेस प्रिज्म। ये प्रिज्म तो देखा होगा कि नहीं आपने? अगर नहीं देखा तो कल मैं आपको दिखा दूंगा। ये प्रिज्म है। जब सूरज की एक किरण, सूरज की एक सुराख से किरण बाहर आ रही है, वो इसके ऊपर फॉल करती है, और आगे यहाँ पे हमने पर्दा रखा हुआ है। तो ये जो सूरज की रोशनी है ये अपने 7 कलर में डिस्पर्स हो जाती है। ये आपने रेनबो भी देखी होगी, कोसे कदा देखिए कि नहीं, बारिश के बाद जो बनती है, बारिश के बाद ये वही चीज़ है। व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म इट विल सेपरेट इनटू 7 कलर। द बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अगर इसमें 7 कलर पूरे हैं तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। लेकिन जब रदरफोर्ड ने देखा कि जो लाइट हम पास कर रहे हैं इसका जो स्पेक्ट्रम बन रहा है, बल्कि रदरफोर्ड ने देखा, बाद में देखा गया कि ये जो स्पेक्ट्रम बन रहा है ये एक ही कलर है। ये कलर है, ये ब्लैक, फिर वही कलर, फिर ब्लैक, फिर वही कलर, फिर ब्लैक। अगर एक ही कलर बार बार आए तो इट मीन्स कि वो मुसलसल एनर्जी खारिज नहीं कर रहा, रुक रुक के एनर्जी खारिज कर रहा है। और अगर वो पूरा स्पेक्ट्रम दे तो इट मीन्स कि एनर्जी मुसलसल आ रही। ये लाइन स्पेक्ट्रम है। लाइन स्पेक्ट्रम एक कलर शो करता है और लाइनों के दरमियान ब्लैंक
ब्लैक या खाली जगह होती है। मसलन सोडियम है ना, सोडियम जब उसको हम बर्न करेंगे, उसकी लाइट पास करेंगे तो गोल्डन रंग का स्पेक्ट्रम बनेगा। ये 10th क्लास में जाके आप देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट कौन सा कलर देता है। तो फिर इसमें हम देखेंगे कि अगर ये मुसलसल रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन जब हमने स्पेक्ट्रम बनाया तो वो लाइन स्पेक्ट्रम था। लाइन स्पेक्ट्रम बनने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं कर रहा, ये बोहर हमें जाएगा अगले लेसन में हम देखेंगे कि वो बोहर हमें बता रहा है कि ये कंटिन्यूस एनर्जी एमिट क्यों नहीं कर रहा। तो आज का लेसन हमारा इतना ही है। आज के लेसन में हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स, ऑब्जर्वेशन, उसके जो डिफेक्ट्स हैं वो देखें। चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें। आज का लेसन हमारा इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।